हेलो गाइस, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल करंट इन्फो पोर्टल में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें नए अपडेट्स के लिए। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, वो कौन से कारण थे जिस वजह से कोल्ड वॉर का उदय हुआ, शीत युद्ध के उदय के कारण क्या थे। मिलिट्री अलायंस के बारे में बात करेंगे, अमेरिका के सोवियत संघ के सैन्य संगठन के बारे में बात करेंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ा है कोल्ड वॉर का पूरे वर्ल्ड पे। शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव आए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चेंज आया है आफ्टर कोल्ड वॉर, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए जानते हैं शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल बना रहता है, पर वो कभी वॉर का रूप नहीं लेता। यानी कह सकते हैं कि कंट्रीज़ के बीच में प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष और स्ट्रगल होता है, पर वो कभी सिचुएशन कभी वॉर का यानी युद्ध का रूप नहीं लेती। इसको ही हम कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। कोल्ड वॉर कभी भी मिलिट्री के द्वारा नहीं लड़ा जाता है, इसलिए इसके वजह का नाम कोल्ड वॉर रखा गया यानी शीत युद्ध। ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वजह से आपस में कंपटीशन होते हैं, पर ये कभी भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाता, यानी युद्ध का यानी सेना का कभी प्रयोग नहीं किया जाता युद्ध के लिए। इसमें खाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाने के लिए कंट्रीज़ आपस में कंपटीशन करती हैं, इसको ही शीत युद्ध कहते हैं। कोल्ड वर्ड जो वर्ड है मेनली 1947 से 1991 के बीच के वर्ड को कोल्ड वॉर का एरा यानी शीत युद्ध का युग कहा गया है। ये मेनली सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो एक शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था, उसके लिए ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया गया है कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो बड़ी महाशक्तियाँ सुपर पावर आई, एक थी अमेरिका और दूसरी यूएसएसआर। अमेरिका को वेस्टर्न सुपर पावर के नाम से जाना जाता था और यूएसएसआर को ईस्टर्न सुपर पावर के नाम से जाना जाता था, यानी पश्चिमी महाशक्ति और पूर्वी महाशक्ति के नाम से जाना जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो बड़े ग्रुपों के बीच में लड़ा गया था, अलायंस और एक्सिस, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान कंट्रीज़ थी। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि सोवियत यूनियन और यूएसए एक ही साथ ग्रुप में थे, पर ऐसा क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के उदय के कारण क्या थे। आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंस, दोनों महाशक्तियों के बीच में, सुपर पावर्स के बीच में आइडियोलॉजी का डिफरेंस था, अपनी विचारधारा का डिफरेंस था, इस वजह से ये मेन लड़ाई शुरू हुई। यूएसए कैपिटलिज्म को मानता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म को। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है तो आप हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं और उसका हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेरिका को डर था, कम्युनिज्म का डर था कि यूएसएसआर बहुत तेज़ी से कम्युनिज्म को फैला रहा था और अमेरिका इसका पूरा विरोध करता था, तो वो इसलिए इसको अटैक का डर था, तो इस वजह से शीत युद्ध का उदय के कारण हुआ। मेन सोवियत यूनियन को अमेरिका के एटॉमिक बम से डर था। जैसे 1945 में अमेरिका ने जब जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे, तो वहाँ पर पूरी दुनिया को नज़र आ गया कि एटॉमिक जो बम है वो कितने खतरनाक बम है, तो यूएसएसआर को अमेरिका का डर सताने लगा था। ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन अपने आप को वहाँ से विड्रॉल नहीं करना चाहता था, जर्मनी पर सोवियत यूनियन ने अपना कब्जा कर रखा था। इसको देखते हुए भी शीत युद्ध का कारण उत्पन्न हुआ। दोनों महाशक्तियों ने अपने मिलिट्री अलायंस बना लिए थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियोस में बता रखा है, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों महाशक्तियों के बीच में एक सुपर पावर बनने की दौड़ शुरू हो गई थी कि अपने आप को एक सुपर पावर दिखाने की दौड़ कि कौन बेस्ट है, इसकी वजह से भी शीत युद्ध के कारण। चलिए बात करते हैं बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन नाकाबंदी। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की राजधानी है, तो वहाँ पर जो हुकूमत चल रही थी 1945 तक वो था हिटलर को तो आप सब जानते ही होंगे कि उसने कैसे यूरोप पे कब्जा जमा रहा था, तो वो यूरोप को पूरा जीते जा रहा था, तो यूरोप में उसका डोमिनेंस जमता जा रहा था। तो हिटलर को हराने के लिए सभी 5 कंट्रियाँ मिलकर आईं, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। इन सब ने जर्मनी को हरा दिया मिलकर और उसके एरिया पर अपनी आर्मीज़ पे कब्जा कर लिया। सोवियत यूनियन ने ये एरिया जर्मनी का कब्जा कर लिया था, अमेरिका ने ये वाला, और ब्रिटेन ने ये वाला, और फ्रांस ने ये वाला एरिया को कब्जा कर लिया था।
हिटलर की हार के बाद अब ये डिसाइड करना था कि जर्मनी में अब कौन कैसे रूल करेगा। सोवियत यूनियन अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग वहाँ पर चाहता था कि कम्युनिज़्म आए, साम्यवाद आए, और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये चाहते थे कि जर्मनी के अंदर पूंजीवाद आए, कैपिटलिज्म आए। इन्हीं की मेन लड़ाई की वजह से जर्मनी बट गया। सोवियत यूनियन की जो आर्मी ने जो कब्जा करा था जर्मनी के एरिया पे, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को आर्मी को हटाने से मना कर दिया। चलिए जानते हैं इसने इसलिए क्यों करा। बर्लिन की नाकाबंदी 24 जून से 1948 से 1949 तक स्टार्ट रही। ये सबसे बड़ा मेजर था इंटरनेशनल क्राइसिस का। कोल्ड वॉर के समय पर ये अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा संकट था शीत युद्ध के समय पर। सोवियत यूनियन ने जर्मनी के उस एरिया पे ब्लॉकेड कर दिया था, नाकाबंदी शुरू कर दी थी जहाँ पर वेस्टर्न अलायंस का डोमेन्स था, कब्जा था। उनकी रेलवे, रोड, कैनाल्स, नहरों को सबको कंट्रोल में ले लिया था सोवियत यूनियन ने। इस वजह से ये मेन लड़ाई शुरू हुई। सोवियत यूनियन ने वेस्टर्न अलायंस को अपने वहाँ से हटने के लिए एक ऑफ़र दिया था कि जो वेस्टर्न अलायंस जो कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, उनसे बोला था कि जो आपने जर्मनी के अंदर जो करेंसी चलाई है, डच मार्क, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जो उन्हें डच मार्क जो करेंसी चलाई थी उसको पहले बंद कर दे वेस्ट बर्लिन से, तो वो अपने आर्मी को वहाँ से हटा सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पर मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। वेस्टर्न अलायंस ने इसको डिनाई कर दिया, मना, और सोवियत यूनियन ने भी इसके ऑफ़र को ठुकराने से मना कर दिया। तो इस वजह से मेन कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब अमेरिका और अदर्स कंट्री को समझ में आ चुका था कि हिटलर ज़्यादा खतरनाक नहीं था, अब सोवियत यूनियन ज़्यादा खतरनाक है। शीत युद्ध के उदय होने के कारण में सबसे बड़ा इंसिडेंट आप बर्लिन की नाकाबंदी को कह सकते हैं। चलिए जानते हैं अमेरिका के मिलिट्री लाइंस के बारे में, अमेरिका के सैन्य गठबंधनों के बारे में जानते हैं। अमेरिका के 3 बड़ी मेन मिलिट्री लाइंस थे, नाटो, सीटो और सेंटो। अमेरिका ने नाटो बनाया था यूएसएसआर के साम्यवाद को फैलाव को रोकने के लिए। नाटो की स्थापना सन 1949 में की गई थी, सीटो की 1954 में की गई थी और सेंटो की स्थापना 1955 में की गई थी। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये इसलिए बनाया गया था कि यूरोप में सोवियत यूनियन के सोवियत संघ के प्रभुत्व डोमेन्स को कम करा जाए और रोका जाए। जहाँ सोवियत यूनियन अपनी साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था, वहीं अमेरिका डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, लोकतंत्र और पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। अमेरिका ने सीटो की स्थापना भी इसलिए करी थी कि सोवियत यूनियन के प्रभुत्व को कम करा जा सके। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। तो 1954 में लागू किया गया था, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान, ये सारे देश सीटों के अंदर शामिल थे। साउथ ईस्ट एशिया में यूएसएसआर के डोमेन्स को कम करने के लिए यहाँ पर एक और ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था सीटो। जैसे नाटो बनाया गया था यूरोप के लिए, वैसे सीटो बनाया गया था साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ऐसे एक और ग्रुप बनाया गया था सेंटो, जो मध्य पूर्व उत्तर संधि संगठन के नाम से जाना गया। सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। अमेरिका यूएसएसआर को सीधे काउंटर अटैक करना चाहता था कि यूएसएसआर कभी भी इन कंट्रीज़ पे कभी अटैक ना कर सके। अगर इन कंट्रीज़ पे कभी अटैक करता है तो यूएसएसआर सीधे फाइट करेगा अमेरिका से। दोनों कंट्रीज़ के पास एटम बम थे, तो इसलिए कोई भी एक दूसरे से सीधे फाइट करना नहीं चाहता था। दोनों सुपर पावर्स कभी भी एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो जापान पे हुआ था उससे भी कई ज़्यादा बड़े बड़े एटॉमिक बम दोनों महाशक्तियों ने बना लिए थे। इसलिए जानते थे कि अब की बार अगर वॉर हुआ तो सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और उसमें दुनिया का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 1945 में अमेरिका ने एटम बम गिरा के जापान पर अपने आप को दिखा दिया था कि उसके पास एटॉमिक पावर है। 1949 में रशिया ने भी अपने आप को एटॉमिक कंट्री जिसके पास एटॉमिक बम है अपने आप को ऐसा घोषित कर दिया था। दोनों कंट्रीज़ के पास बहुत भारी भरकम मात्रा में एटॉमिक बम थे, इसलिए कोई भी किसी से वॉर करना नहीं चाहता था। जब अमेरिका ने इतने बड़े बड़े ग्रुप बना लिए, नाटो, सीटो, सेंटो, तो जब वार्सा पैक्ट बनाया यूएसएसआर ने, उसको भी समझ में आ गया कि अमेरिका उसके डोमेन्स को कम करना चाहता है। तो यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया जिसके अंदर उसकी फ्रेंडली और कोऑपरेशन कंट्रीज़ थी, जो 1955 से 1991 तक चली, यूएसएसआर की डिक्लेरेशन रिटर्न तक। इस सैन्य
संधि के अंदर सोवियत यूनियन, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बर्लिन की नाकाबंदी के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी के अंदर लोकतंत्र था और ईस्ट जर्मनी के अंदर साम्यवाद था। कोल्ड वॉर के समय पर, शीत युद्ध के समय पर यूरोप लगभग दो हिस्सों में बट गया था, एक सोवियत यूनियन की तरफ, दूसरा अमेरिका के द्वारा बनाए गए नाटो ग्रुप के अंदर। जैसे आप ये देख सकते हैं, जो ये ब्लू कलर थोड़ा ग्रीन कलर में जो दिखाए गए हैं नाटोस कंट्री थी, और जो रेड कलर्स में दिखाई गई हैं ये कंट्रियाँ वार्सा पैक्ट की कंट्रियाँ थी। वार्सा पैक्ट के अंदर जैसे आप देख सकते हैं पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ईस्ट जर्मनी, ये कंट्रियाँ इसके अंदर वार्सा पैक्ट के अंदर इंक्लूडेड थी। और फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, ये सब कंट्रियाँ लगभग नाटो के ग्रुप में थी। पर कुछ ऐसी भी कंट्रियाँ थी यूरोप के अंदर जो ना तो सोवियत यूनियन के वार्सा पैक्ट के अंदर थी और ना ही नाटो के अंदर, जिसके अंदर जैसे आप स्वीडन, फिनलैंड, यूगोस्लाविया, ये कंट्रीज़ थी। जैसे यूरोप दो भागों में बट गया था, वैसे ही लगभग दुनिया भी दो भागों में बट चुकी थी। यानी दो ध्रुवता का, दो पोलों का उदय हुआ था, राइज हुए थे, एक सोवियत यूनियन और एक अमेरिका। अमेरिका को वेस्टर्न पावर कहा जाता था, यूएसएसआर को ईस्टर्न पावर। यानी अमेरिका को पश्चिमी महाशक्ति कहा जाता था और यूएसएसआर को पूर्वी महाशक्ति के नाम से जाना जाता था। चलिए अब जानते हैं कि जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वो इन सुपर पावर अमेरिका, यूएसएसआर के साथ क्यों मिल रही थी, उनके ग्रुप में क्यों ज्वाइन हो रही थी, उनके मिलिट्री अलायंस में क्यों ज्वाइन हो रही थी। भी छोटी कंट्रियाँ अच्छे से जानती थी कि अगर कभी वॉर हुआ तो इनको भी वॉर के अंदर, तो उनको भी उस वॉर में शामिल होना पड़ेगा, युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। छोटी कंट्रियों को अपनी सुरक्षा का खतरा सताने लगा था, अपनी सेफ्टी का खतरा सताने लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एटॉमिक बम बन चुके थे। अगर वो किसी एक मिलिट्री पावर यानी बड़ी सुपर पावर के अंदर मर्ज नहीं होते तो उनको खतरा था। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ये ग्रुप ज्वाइन करे। अपने पड़ोसी कंट्रियों का डर था, क्योंकि पड़ोसी कंट्रियाँ यूएसएसआर के या अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन कर रही थी। आपने यूरोप को देखा, यूरोप की कुछ कंट्रियाँ यूएसएसआर के ग्रुप को वार्सा पैक्ट में ज्वाइन हो चुकी थी और कुछ कंट्रियाँ नाटो के अंदर ज्वाइन हो चुकी थी। यानी इन सबको अपनी सेफ्टी का खतरा था, इसलिए दोनों ने अपने अलग अलग ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो गए। छोटे देशों को बड़ी देशों के साथ मिलने से, उनके अलायंस के अंदर सैन्य संगठन के जुड़ने से उनको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलते थे, उनको कुछ सहायता मिलती थी, उनको कुछ पैसा मिलता था जिससे वो अपने विकास में लगा सकते थे। छोटे देशों को भरोसा मिलता था कि बड़े देशों से उनको हथियार मिलते थे कि कोई भी देश उन पर कभी भी अटैक ना कर सके। अब ये भी जानते हैं कि सभी कंट्रियाँ, जो छोटी कंट्री थी वो किसी न किसी अलायंस के अंदर जुड़ रही थी, पर जो बड़ी सुपर पावर्स थी वो इन छोटी कंट्रियों को क्यों अपने साथ मिला रही थी, उनको इससे क्या बेनिफिट्स था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। अमेरिका कैपिटलिज्म को मानता था, यूएसएसआर कम्युनिज्म को मानता था, तो दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को एकदम गलत ठहराते थे। तो सबसे पहली बड़ी बात थी कि वो अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी का विस्तार करना चाहते थे। इन ग्रुप के जरिए दुश्मन की जासूसी करना चाहते थे, अपने किसी कंट्रीज़ को ज्वाइन करके उसके पड़ोस की कंट्रीज़ की जासूसी करना चाहते थे। अपने अलाइन पार्टनर के जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनका प्रयोग करना चाहते थे। जैसे कोयला मिलता है, पेट्रोलियम, आयरन, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज उन छोटी कंट्रियों में मिलते थे, तो सुपर पावर्स, महाशक्तियाँ उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहती थीं। महाशक्तियाँ अपने जो सैन्य संगठन थे, अलायंस पार्टनर थे, उनके साथ जो उनकी आर्मी का जो खर्चा होता था उसको शेयर करना चाहती थी। ये सब उनको बेनिफिट्स मिलते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी छोटी कंट्रियों को अपने साथ शामिल किया। चलिए जानते हैं शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया पे। दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी, दो पोल्स में। एक ध्रुव अमेरिका की साइड था और एक यूएसएसआर की साइड पे था, जिसको पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया, ईस्टर्न सुपर पावर और वेस्टर्न सुपर पावर के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में हथियारों की दौड़ स्टार्ट हो गई। इस समय पर नए नए एटम बम्स बनाए गए, हाइड्रोजन बम बनाए गए, कई सारे बम्स का इन्वेंशन हुआ। कोल्ड वॉर के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रेस भी स्टार्ट हो गई यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। स्पेस में रेस शुरू हो गई। सबसे पहले यूएसएसआर ने स्पेस के अंदर अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करा
फिर उसके 1969 में सबसे पहले चांद पर भेजने वाला आदमी कोई अमेरिका ने भेजा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। इस वजह से कुछ बेनिफिट्स, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले वर्ल्ड को इस कोल्ड वॉर की रेस की वजह से, और कुछ तो बहुत ज़्यादा बेकार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। दोनों सुपर पावरों ने बहुत सारी कंट्रियों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे यूएसएआर ने पाकिस्तान के अंदर 1979 में अपनी आर्मी को भेजा, 10 साल तक वो वहाँ पर जंग लड़ते रहे। अमेरिका भी करीब 8 साल तक वियतनाम में लड़ाई करता रहा। वहाँ पर उसने इतनी बमबारी करी कि उससे ज़्यादा बमबारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई थी, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ, काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे आर्मी के पर्सन्स मारे गए, आर्मी सोल्जर मारे गए। कोल्ड वॉर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं। यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में सुपर पावर बनने के लिए रेस शुरू हो गई कि ये सबसे बड़ी सुपर पावर कौन बनेगा। शीत युद्ध की समाप्ति, कोल्ड वॉर का एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद हुआ 1991 में, जब सोवियत संघ 1991 में टूटकर 15 देशों में बंट गया। जब उसमें सबसे बड़ा देश यूएसएसआर का रशिया निकला, और रशिया ने अपने रिलेशंस काफ़ी सारे इम्प्रूव करे अमेरिका के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का क्यों हुआ, एक बड़ी महाशक्ति कैसे ख़त्म हो गई, और जो कम्युनिज़्म की जो साम्यवाद की विचारधारा थी वो कैसे पीछे रह गई पूंजीवाद कैपिटलिज्म से। सोवियत संघ के विघटन के बाद कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, पर आप जैसे देख सकते हैं 2020 में एक और बड़ी महाशक्ति बन के उभर रहा है। चाइना के अंदर भी कम्युनिज़्म है, साम्यवाद है, तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। पहले अमेरिका का कोल्ड वॉर था सोवियत संघ के साथ, और इस समय चाइना के साथ, और दोनों कम्युनिज़्म है। अमेरिका कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ था और चाइना भी एक कम्युनिज़्म कंट्री है। जैसे आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के दौरान चाइना से रिलेशन बहुत बिगड़े हैं अमेरिका के इस समय रिलेशन हर किसी से बिगड़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या उसके नेबर्स कंट्री हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री हो, उसके रिलेशंस बहुत बिगड़ रहे हैं। वो अपने आप को सुपर पावर बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, जैसे यूएसएसआर ने करी। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।